हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस एसआई एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। साइंस के लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे थे, प्लस कंप्यूटर हमारा चल रहा है। आज के इस लेक्चर में आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और भी चीज़ें। इस टॉपिक को हम प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। 10 एमसीक्यूज इंक्लूड कर रहे हैं। पहले आपने खुद इनके आंसर्स ट्राई करने और एट द एंड ऑफ द सेशन आपने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना है। अभी 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके पहले कमेंट सेक्शन में ये बताओगे आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट के नाम आज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें बताना है इनमें से कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी वो है, वो कोई भी चीज़ ऐसी जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ चल रही हैं तो पेट्रोल पड़ता है, उसमें डीजल पड़ता है। दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी तरह हमारे घरों में बिजली है, वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे पंखे चल रहे हैं, लाइट्स ग्लो कर रही हैं, फ्रिज चल रहा है, तो दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। कोल, केरोसिन पहले पार्ट में, एलपीजी पेट्रोल, डीजल इलेक्ट्रिसिटी, या ऑल ऑफ अबव। तो पहले खुद ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, ये सभी ही, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी ही क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, देखो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जो हम लॉन्ग टाइम से यूज करें, पहली बात। ठीक है, लॉन्ग टाइम से यूज करें। सेकेंड, ये जो होते हैं ना, ये रिसोर्स में लिमिटेड है। मेन चीज, पहले मेन पॉइंट ये है कि कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जो हम लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रिसोर्स में लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं होते, इनके लिमिटेड रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल कोयला, कोयले के लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, कोयला खत्म हो जाएगा एक टाइम पे आते आते, क्योंकि नियर अबाउट 5 मिलियन ईयर्स, इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है कोल को बनने में। तो एक तो इनका लॉन्ग टाइम से हम यूज़ करें, सेकंड इनके रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, और तीसरा ये नॉन रिन्यूएबल है। आप बार बार इनको यूज़ नहीं कर सकते। एक बार आपने कोयला यूज़ कर दिया तो वो ख़त्म है, अब नई बार कोयला उससे नहीं बन सकता। वो वापस प्लांट जो है वो डेड होंगे, देन वो ब्यूरी होंगे, प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट होगा, फिर जाके कोयला बनता है। आपने वो अपने स्मार्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो लॉन्ग टाइम से हम यूज़ करें, नॉन रिन्यूएबल है और लिमिटेड है सोर्सेज में। तो आपको पता है कोल हो गया, कैरोसिन, एलपीजी पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डीजल इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनका उल्टा होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। दूसरे कौन से होते हैं, नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जो रिसेंटली अब हमने डिस्कवर करे, हम इनको यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। ये अनलिमिटेड माने जाते हैं। ठीक है, रीन्यूएबल, हम बार बार इनको यूज़ कर सकते हैं और है भी अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी, देखो हवा चल रही है। अब विंड एनर्जी आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े विंड टरबाइन लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह का आपने देखा होगा, एक पोल होता है ऐसे, इस पोल के ऊपर ये टरबाइन लगा होता है। ठीक है, ये टरबाइन लगा होता है, इस तरह से टरबाइन लगे होते हैं। तो ये विंड टरबाइन जो है, इससे भी एनर्जी पैदा होती है। कैसे, ये विंड चलेगी, इसकी वजह से टरबाइन घूमेंगे, टरबाइन से शाफ्ट घूमता है, और शाफ्ट के साथ जो है मैग्नेट लगे होते हैं, और मैग्नेट की वजह से बिजली पैदा होती है। देखो मैं आपको यहाँ पर ही ना बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसी है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो अभी पहले देख लो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते कौन से। एक तो विंड एनर्जी हो गया, दूसरा टाइड, समुद्र में जो टाइड्स लहरें होती है उसकी वजह से भी क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह सन में जो सोलर एनर्जी निकलती है, आपने देखा होगा सोलर सेल का कंसेप्ट, वहाँ से भी बिजली बनती है या एनर्जी बनती है। इसी तरह बायोमास, जो हमारा बायोमास होता है, बायोमास से मीथेन वगैरह जिसमें होती है, उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ये सारे किस में आते हैं, ये सारे रिन्यूएबल हैं, रीसेंट है, और इनको हम यूज़ करते हैं एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट देखेंगे कि बेसिकली जो है बिजली कैसे बनती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कोई भी प्रोसेस बिजली बनाने का वो क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल आप बिजली बना रहे हो, आपने क्या किया, कोयला यूज़ करके बिजली में, मैं यहाँ से समझाता हूँ, कोल यूज़ करा। देखो आप कोल से करते क्या हो, देखो कोयले से पहली बात पानी को बॉईल किया जाता है, ये वाटर है ना, कोयले को यूज़ करके वाटर को बॉईल किया जाएगा। ठीक है, अब वाटर बॉईल हो गया, वाटर की क्या बनेगी, स्टीम। क्या बनेगी, स्टीम। स्टीम के साथ देखो स्टीम में बहुत एनर्जी होती है। अब यहाँ पर हमने क्या लगाया होता है, यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा टरबाइन लगाया होता है, इस तरह का मान लेते हैं एक टरबाइन है। ठीक है, एक टरबाइन है इस तरह का, जैसे मैंने विंड में बताया एक इस तरह का टरबाइन है। अब ये जो स्टीम है, इस स्टीम की वजह से टरबाइन घूमता है ऐसे सर्कुलर, ये टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगा। टरबाइन के घूमने के साथ साथ ये जो पाइप लगी हुई है ना, शैफ्ट इसे कहते हैं, ये भी घूमना शुरू हो जाएगा। अब इस शैफ्ट के साथ हमने मैग्नेट लगाया होता है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है,
हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बट आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना बिजली बनती कैसे है। तो देखो ये कोयले से पानी गर्म हुआ, स्टीम बनी, स्टीम की वजह से ये टरबाइन घूमने लगा, टरबाइन की वजह से ये बीच में जो पाइप है शाफ्ट ये घूमने लगी, शाफ्ट के साथ हमने मैग्नेट लगाए हुए थे। जब भी कभी मैग्नेट के अंदर कोई शाफ्ट घूमता है, इतना याद रखो, जब भी कोई मैग्नेट के अंदर कोई पाइप या कोई शाफ्ट घूमता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस की वजह से बिजली जो है वो बन जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो हमने कोयला यूज किया, अब कोयले की जगह विंड को भी यूज कर सकते हो। भाई मेन चीज तो हमने इस टरबाइन को घुमाना है, तो अब हवा की वजह से भी टरबाइन घूम सकता है, तो जब हवा की वजह से टरबाइन घूमेगा उसकी वजह से भी शाफ्ट घूमेगा, तब भी बिजली बनेगी। अब आप कोयला नहीं यूज करो, आप पेट्रोल यूज करो, पेट्रोल के जलने से भी पानी गर्म हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से भी टरबाइन घूमेगा। इसी तरह जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है, जो जियो मतलब अर्थ, अर्थ के अंदर आपको पता है हीट होती है, उस हीट की, थर्मल मतलब हीट, उस अर्थ की हीट को यूज करके हम क्या करते हैं, इस टरबाइन को घुमाते हैं। मतलब हमारा मेन पॉइंट है टरबाइन को घुमाना। वो किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है, कोयले की हेल्प से भी, हम पेट्रोल की हेल्प से भी, डीजल, जियोथर्मल, विंड, किसी भी तरह से हम क्या करेंगे, हम इस शाफ्ट को घुमाएंगे, टरबाइन को घुमाएंगे, और मैग्नेट उसके साथ लगे होते हैं, और इसकी वजह से क्या होती है, बिजली प्रोड्यूस होती है। सोलर सेल का अलग कंसेप्ट है, वो मैं अभी आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, बट सिंपली बिजली कैसे बनती है वो चीज आपको क्लियर होगी। इसी तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी यही होता है। उसमें क्या होता है, ऊपर पानी स्टोर किया जाता है, हाइट से पानी गिराया जाता है, आगे यही टरबाइन लगा होता है, हाइट से पानी आने की वजह से ये टरबाइन घूमता है, शाफ्ट घूमता है, बिजली पैदा हो जाती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से हमें बताना कौन सा नॉन रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल जिसको बार बार आप यूज नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं होता है, तो वो कौन सा है नॉन रीन्यूएबल? वुड, सन, फॉसिल फ्यूल्स या विंड। देखो इसमें से जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल में क्या आ जाते हैं, कोयला और पेट्रोलियम। देखो कोयला जो बनता है ना, कोयला बनता है बेसिकली मेनली लैंड पे बनता है। लैंड पे क्यों बनता है? क्योंकि ये जो ट्रीज होते हैं ना, हमारे ऑर्गेनिक प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट जब मर जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद अर्थ में चल जाते हैं, तो लॉन्ग टाइम में इनके ऊपर मिट्टी मिट्टी पड़ते पड़ते बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, वहां से कोयला बनता है। इसी तरह पेट्रोलियम मेनली बनता है मैरीन चीजों के साथ। ठीक है, तो समुद्र के अंदर मैरीन चीजों में पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है। ये सारे ये क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल, एक बार इनको हमने यूज कर लिया तो बार बार हम इनको यूज नहीं कर सकते। बट वुड हम यूज कर सकते हैं, सन को भी यूज कर सकते हैं, मतलब सन की सोलर एनर्जी और विंड की विंड एनर्जी को भी बार बार यूज किया जा सकता है फॉर मेकिंग एनर्जी। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल कौन सा था? फॉसिल फ्यूल। सिंपल क्वेश्चन है। इसके साथ ना मैं कुछ आपको करंट की चीजें बताना चाहता हूँ, ये याद रखना। देखो गवर्नमेंट के कुछ टारगेट है। अब देखो आपको पता है हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल में ये केस है कि नॉन रिन्यूएबल पोल्यूशन बहुत करता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो गवर्नमेंट के क्या टारगेट है? देखो पहले गवर्नमेंट के टारगेट था कि हम 175 गीगावाट, ठीक है, गीगावाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, पावर के यूनिट है, 175 गीगावाट पहले गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, टारगेट था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे। कितनी? 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे। कब तक? 2022 तक। ठीक है, 2022 तक। बट ये 2022 से पहले ही गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया। अब गवर्नमेंट ने नया टारगेट क्या बनाया? अब गवर्नमेंट ने बनाया कि हम 500 गीगावाट, कितना? 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। कब तक? 2030 तक। तो अब क्या टारगेट है? 500 गीगावाट बाय 2030। पहले क्या टारगेट था? 175 गीगावाट बाय 2022। ठीक है, एक तो ये आपको गवर्नमेंट का टारगेट समझ आ गया, ये आपने लिख लेना अपनी नोटबुक से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और गवर्नमेंट का टारगेट है कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करेंगे। मतलब कोयले पेट्रोलियम को छोड़ के जो हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको यूज करके 50% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम किससे करेंगे? नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। कब तक? 2030 तक। देखो अभी हमारी ना कोयले और पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, हम इतने जल्दी शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो दूसरे सोर्सेज हैं वो महंगे हैं। कोल पेट्रोलियम सस्ता पड़ जाता है, कोयला सस्ता पड़ जाता है। तो 50% हमने अपना टारगेट बनाया कि नॉन फॉसिल फ्यूल से हम अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ से आपको टारगेट समझ आई। एक और इंपॉर्टेंट टारगेट गवर्नमेंट का है, ये आपने बिल्कुल याद रखना कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। एग्जाम में पूछेगा कि गवर्नमेंट इंडिया ने क्या अपने कार्बन न्यूट्रल का टारगेट दिया है? 2030, ये लिख देता हूँ, 2030, 2050, 2070। ठीक है, और नन ऑफ दिस। अब ना अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ना, आप मैक्सिमम चांस है 2050 में टिक करोगे, क्योंकि आपको लगेगा ये बीच वाला है, 2050 अच्छा है नंबर। ऐसा नहीं होता है। हमारे इंडिया के जो टारगेट है वो 2070 है।
2070 में इंडिया गवर्नमेंट ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस करा था कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाए। कार्बन न्यूट्रल कहने का मतलब जितना हम कार्बन प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हम सिंक भी कर लेंगे, मतलब हम इतने पेड़ भी लगाएंगे कि वो कार्बन को कंज्यूम कर लेंगे जितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो कब हमने कार्बन न्यूट्रल बनने का बोला है? 2070 में। ठीक है, आई होप ये आपको गवर्नमेंट के टारगेट भी समझ आ गए होंगे। देखो एग्जाम में ना यहीं पर प्रॉब्लम आती है, हम कई बार फैक्चुअल चीजें स्टैटिक पढ़ के जाते हैं, बट करंट रिलेटेड क्या उस चीज के टॉपिक में क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम कवर नहीं करते। तो दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलना होता है, दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टोटल सोलर रेडिएशन। तो टोटल सोलर रेडिएशन आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है। तो टोटल सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर, पायरेनोमीटर, एनीमोमीटर या पायरहेलियोमीटर? पिरहेलियोमीटर। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो टोटल सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? तो बहुत से बच्चे होंगे जिनको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो एग्जाम में छोड़ देना जरूरी है। ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लेने होते हैं, बट ऑप्शन अगर आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो तो ये ऐसे क्वेश्चन को लीव करना ही बेटर होता है। ठीक है, तो देखो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करते हैं टोटल सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए, वो है पायरेनोमीटर। कौन सा है? पायरेनोमीटर। पायरेनोमीटर टोटल सोलर रेडिएशन को मेजर करता है, मतलब ग्लोबली अगर हम बात करें अर्थ में कितनी सोलर रेडिएशन है उसको मेजर करना हो तो पायरेनोमीटर। पायरहेलियोमीटर भी सोलर रेडिएशन मेजर करता है, बट ये सोलर रेडिएशन पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में कितनी सोलर रेडिएशन है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लूंगा फॉर एग्जाम्पल, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, इसकी लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर, तो ये बन गया 1 मीटर स्क्वायर। इस 1 मीटर के स्क्वायर के एरिया में कितनी सोलर रेडिएशन, अगर मैं वो मेजर कर रहा हूँ तो वो पेरहेलियोमीटर। अगर मैं ग्लोबली पता कर रहा हूँ कि पूरा टोटल सोलर रेडिएशन कितनी है तो वो पायरेनोमीटर होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हाइग्रोमीटर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, एग्जाम में आता भी है। हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में नमी कितनी है, वाटर वेपर कितने प्रेजेंट है, उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया। जीके में एसएससी बैंक में बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर किसके लिए यूज होता है? विंड की स्पीड को मेजर करने, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एनीमोमीटर का। ठीक है, आई होप सारे ऑप्शंस भी हमने साथ साथ क्लियर कर लिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, फायरवुड कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो हमें बताना है कि फायरवुड इनमें से कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी में आता है। फायरवुड प्राइमरी और नॉन कमर्शियल है, सेकेंडरी और कमर्शियल है, सेकेंडरी और नॉन कमर्शियल है, या प्राइमरी एंड कमर्शियल है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्राइमरी क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर सेकेंडरी क्या होती है, नॉन कमर्शियल क्या होती है, कमर्शियल। जब ये 4 चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, प्राइमरी एंड नॉन कमर्शियल। तो जो फायरवुड है, मतलब जो वुड का यूज़ करते हैं फायरिंग के लिए, मतलब आग जलाने के लिए, ठीक है, वो प्राइमरी भी है और नॉन कमर्शियल। अब प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे वुड, इसको डायरेक्टली यूज कर लिया, इसको कोई रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। बट सेकेंडरी वो होते हैं जिनको हमें रिफाइन करना पड़े, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, उसको भाई रिफाइन करोगे पहले फिर तो यूज करोगे। जो डायरेक्टली यूज होते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो डायरेक्टली यूज ना होकर जिनको रिफाइन किया जाता है जैसे एलपीजी हो गया, वो आ जाते हैं सेकेंडरी। ठीक है, अब आ गया नॉन कमर्शियल। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, कमर्शियल वो होते हैं जिनको ट्रेडिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, मतलब इससे बिजनेस होता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम ट्रेड हो रहा है। नॉन कमर्शियल वो होता है जैसे इसी में आ गया वुड ही, फायरवुड ही इसकी एग्जांपल आ गई, तो वुड्स को थोड़ा इतना बड़ा ट्रेड होता है, तो वो आ गया नॉन कमर्शियल में। तो प्राइमरी और नॉन कमर्शियल जो है वो क्या है? फायरवुड हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोशन ऑफ विंड। विंड के मोशन की वजह से किस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होगी? ठीक है, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, सोलर या टाइडल। या बोलोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन, इसीलिए डाला कि मुझे ऑप्शन एक्सप्लेन करने थे। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन सिंपल रखा। तो विंड एनर्जी जो है वो ऑब्टेन होती है मोशन ऑफ विंड की वजह से, तो विंड की मूवमेंट की वजह से विंड एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने बोला इस तरह के विंड फॉर्म्स होते हैं, वहाँ पर इस तरह के टरबाइन लगे होते हैं, हवा चलती है, गुजरात वगैरह एरिया में देखा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली सबसे बड़ा इंडिया का विंड पार्क बना है, कहाँ पर बना है? ठीक है, अभी पहले न्यूज़ थी थोड़े दिन पहले ही, सबसे बड़ा विंड पार्क इंडिया का कहाँ पर है? ठीक है, जहाँ पे विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। जियोथर्मल एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अर्थ की हीट से हम क्या करेंगे? टरबाइन को मूव करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। सोलर एनर्जी और टाइडल भी आपको पता है, समुद्र की जो लहरें उठती है ना, उससे भी टरबाइन घुमाया जा सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस करी जा सकती है। अब सोलर एनर्जी का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। सोलर एनर्जी के कंसेप्ट में क्या होता है? देखो सोलर एनर्जी में क्या होता है, ये हमारे सूर्य देवता आ गए, ठीक है, ये हमारा सन आ गया,
अब सन से निकलती है एनर्जी। आपने देखा होगा ये बड़े बड़े सोलर पैनल होते हैं, ठीक है, ये सोलर पैनल होते हैं ब्लैक कलर के, आपने देखे होंगे या ब्लू कलर के। ये जो सोलर पैनल होते हैं ना बेसिकली बने होते हैं सिलिकॉन के, ठीक है। सिलिकॉन अब बेसिकली सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में आता है। अब सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी बेस्ट होता है, बट हम सिलिकॉन यूज इसलिए करते हैं कि सिलिकॉन अबंडेंट है, अर्थ में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है तो सस्ता पड़ता है, तो सिलिकॉन यूज करते हैं। अब देखो ये सन की रेडिएशन जो है ना, सन में एनर्जी है, रेडिएशन, फोटोन निकलते हैं सन से। क्या निकलते हैं? फोटोन। इन फोटोन की एनर्जी होती है, इनमें काइनेटिक एनर्जी। ये फोटोन जाके क्या करते हैं, इस सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। अब आपको पता है, मैंने आपको जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था बिजली कैसे बनती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ही होती है फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखो सूरज की रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले और मूव करने लगे। जब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करवा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो सोलर सेल में इस तरह से इसलिए हम इस सेल को फोटोवोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल क्यों बोलते हैं? फोटो मींस फोटोन और वोल्टेज मतलब फोटोन की वजह से बिजली का पैदा होना, दैट इज नोन एज फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंपल है, सन की रेडिएशन वो क्या होता है? उसमें फोटोन होते हैं, फोटोन की एनर्जी होती है, उन एनर्जी की वजह से इन सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्रिएट की जाती है फोटोवोल्टेइक सेल में या सोलर पैनल में, तो क्या प्रोड्यूस होती है? बिजली प्रोड्यूस है। तो दोनों तरह से जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो किस तरह से होती है मैंने आपको समझा दिया। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप टैकल कर लोगे, कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट इज पॉवर। Moving towards next question, question number 6. Which conventional source of energy is primarily used for transportation and industrial processes? तो वो कौन सा conventional source of energy है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं? तो देखो यार, आप सबको पता है ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है? नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, कोल या पेट्रोलियम? इसका आंसर तो सोचना भी नहीं चाहिए, ऑप्शन डी पे मार्क कर दो। पेट्रोलियम जो है मोस्टली यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल पर्पसेस में। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7. वाई इज बायोगैस कंसिडर्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? बायोगैस को अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। एक तो ये रिन्यूएबल है, इस वजह से माना जाता है। इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि रीजन क्या है। एज इट प्रोड्यूसेस ऐश, अगर वो ऐश प्रोड्यूस करता है तो वो अच्छा कैसे है? अच्छा नहीं है। एज इट प्रोड्यूस मीथेन, वो मीथेन प्रोड्यूस करता है, ये भी अच्छा नहीं है। एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक, एज इट डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। देखो, बायोगैस को अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बर्न होता है विदाउट रिलीजिंग स्मोक, ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, स्मोक बेसिकली होता है स्मोक प्लस फॉग, उस कंडीशन को बोलते हैं स्मोक। तो ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, इसीलिए हम इसको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं। अब आप बोलोगे सर ये बायोगैस बनी किससे है? ठीक है, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो बायोगैस के हैं वो कौन होते हैं? सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा शेयर होता है मिथेन का। किसका शेयर होता है सबसे ज़्यादा? मिथेन का। बायोगैस में सबसे ज़्यादा मिथेन पाई जाती है, नियर अबाउट 55 से लेकर 70% तक इसमें मिथेन होती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर में इसमें पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाकी जो 30 से 45% है वो इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और छोटे अमाउंट में, बिल्कुल कम अमाउंट में इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है और अमोनिया भी पाया जाता है, बट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसके मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा बायोगैस के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं। एग्जाम में पूछ लेगा एलपीजी के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं। ये दो आप कमेंट सेक्शन में बताना, एक एलपीजी और एक सीएनजी। जो जो क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता रहता हूँ ना, साथ साथ कमेंट में उसको लिखा करो, उसके आंसर, या अपनी नोटबुक्स में इंक्लूड करा करो, क्योंकि एग्जाम में वो आएंगे। सभी चीज़ें मैं आपको कवर नहीं करवा सकता, मैं क्वेश्चन के साथ मैक्सिमम पोर्शन कवर करवाता हूँ। जो मेरे को अभी जैसे लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते ये दो चीज़ें मुझे याद है कि अगर बायोगैस का बताया तो एलपीजी सीएनजी के भी पता होना चाहिए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। तो देखो भाई, अभी गूगल खोलो, सर्च करो, थोड़ी मेहनत करो। देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट बताता चलो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना एक मतलब एक होता है ना, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। हार्ड वर्क सिर्फ आप अकेले नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क आपके साथ और भी बहुत लोग कर रहे हैं। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ एक और चीज़ होती है स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है? अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है, उसके एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हैं आपके दिमाग में, अगर आपका दिमाग एक क्वेश्चन के साथ एसोसिएटेड 4 चीज़ें सोच सकता है, अगर मेरा दिमाग लेक्चर बनाते समय ये सोच सकता है कि अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट के टारगेट भी इंपॉर्टेंट है, तो जो एग्जामिनर होगा, जो एग्जाम को सेट करेगा, वो भी तो सोच सकता है। वो भी तो सोच सकता है कि बायोगैस अगर हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में पढ़ रहे हैं और बायोगैस के साथ एलपीजी सीएनजी के कॉन्स्टिट्यूएंट भी आ सकते हैं, वो भी ऐसा सोच सकता है। फिर हम ये नहीं ना बोल सकते ये क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से। भाई सिलेबस के बाहर से नहीं है, एग्जामिनर जो है वो अगर आपके क्वेश्चन के साथ साथ एसोसिएटेड जो भी चीज़ें सोच सकता है वो पूछेगा।
जैसे मैं सोच सकता हूँ, इतनी चीज़ें साथ बता देता हूँ, तो वो तो मेरे से एक्स्ट्रा भी सोच सकता है। तो इसीलिए जो जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ वो साथ साथ कवर कर दिया करो कमेंट सेक्शन में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर क्वालिफाई करने में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नन ऑफ अबव? बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन है, उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, फोटोवोल्टेइक एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू, ये भी बता दिया, इसलिए मैं पहले ही कंसेप्ट बता देता हूँ। फोटोवोल्टेइक एनर्जी में क्या होता है? फोटोन को एनर्जी में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो सनलाइट बेसिकली फोटोन किस में कन्वर्ट होता है इस केस में? केमिकल एनर्जी में, बायोगैस में, इलेक्ट्रिसिटी में, जियोथर्मल एनर्जी में, किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिसिटी में। तो फोटोवोल्टेइक एनर्जी, सोलर सेल, सोलर पैनल याद कर लो, उसमें क्या होता है? सनलाइट आती है, सनलाइट में क्या होता है? फोटोन, फोटोन में क्या होती है? एनर्जी, उसकी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाया जाता है, बिजली बन जाती है। सिलिकॉन को यूज़ करते हैं क्योंकि अबेंडेंट है, एक सेमीकंडक्टर है, बाकी ये इन डेप्थ इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगी, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको इतना डराना नहीं है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून और सन एंड अर्थ। देखो यार, आपको पता है सन और अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। सन अर्थ को अट्रैक्ट करती है, अपने अर्थ भी सन को करता है, बट सन जो है ज़्यादा मास होने की वजह से अर्थ सन के चक्कर लगाती है, ना कि सन अर्थ के, ये तो क्लियर है आपको। इसी तरह जैसे सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी तरह अर्थ और मून के बीच में भी होगी, इनका भी तो मास है। तो ये जो मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, या सन या अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? माइक्रो हाइड्रो एनर्जी, ये तो हो ही नहीं सकती, हाइड्रो मीन्स वाटर, इसका मतलब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है। फ्यूजन एनर्जी ये होती है सन में, न्यूक्लियर फ्यूजन सुना है ना आपने, जब हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है ना, तो वहां पर एनर्जी निकलती है, दैट इज नोन एज फ्यूजन एनर्जी। टाइडल एनर्जी, ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया, जो लहरें बनती हैं समुद्र में उसकी वजह से एनर्जी। और ये टाइड किस वजह से बनती है? ये टाइड बनती ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, बिटवीन अर्थ एंड मून या बिटवीन सन एंड अर्थ। तो इसका आंसर ऑप्शन सी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइडल एनर्जी की, टाइडल एनर्जी टाइड से बनती है। लहरें कैसे बनती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, किसकी? सन और अर्थ या अर्थ और मून के बीच में, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी भी मैंने आपको बता दिया। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर थे मैंने सारे आपको बताए। इसके साथ आपने भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेरा यहाँ पे टारगेट होता है आपको क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक कवर करवाने का, और हम करवाते भी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ हर बार रिकमेंड करता हूँ, इवन जो सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन का पढ़ाया जा रहा है मैं उनको भी बोलता हूँ कि देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू बुक रीडिंग। बुक रीडिंग का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। अगर आप कहीं से भी लेक्चर देख रहे हो, एमसीक्यूज लगाओ या कहीं से पढ़ रहे हो, कोई ना कोई एक बुक जो है जनरल नॉलेज की, या कोई भी बुक अपने सामने ज़रूर रखा करो, उसमें भी देख लिया करो। एक टीचर अपने लेवल पे समझ के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस सेट करता है, एग्जामिनर का अपना लेवल होगा, तो आपने बुक नहीं छोड़नी है, कोई ना कोई एक जनरल नॉलेज की बुक्स जरूर साथ रखा करो, प्लस लेक्चर देखा करो, और फिर आपको बहुत मजा आएगा। एक बार लेक्चर देखोगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर किसी भी बुक से पढ़ोगे ना, इतना मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, और इसी तरह लेक्चर आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना किस टॉपिक के रिलेटेड लेक्चर चाहिए। और एक लास्ट में पॉइंट, अपनी डिस्ट्रिक्ट ज़रूर बताना, कहाँ से आप बिलोंग करते हो। हम देखना चाहते हैं कि कितनी आपकी प्रेजेंस है, कहाँ कहाँ से आप बच्चे हमारे साथ पढ़ते हो। आज ऐसे ही मेरे को ये माइंड में आया कि बोलना चाहिए आपको, तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो आप अपना ज़रूर बताना आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और अगर आपको ये कंटेंट और इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसको जरूर ज्वाइन करना, वहीं पर PDF वगैरह हम शेयर कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्लेलिस्ट बनी हुई है जेके फाइनेंस SI की, अगर आपने वो नहीं देखी है ज़रूर देख लेना, क्योंकि MCQs कम रिविजन सेशन एंड टाइम में यही हेल्पफुल रहते हैं फॉर क्लियरिंग एग्जाम। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।